हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का आपका ये दूसरा मॉडल पेपर है, जो कि सेकंड पेपर होता है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका मॉडल पेपर आपके लिए आ चुका है। इसके अलावा जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, उसका मॉडल पेपर हम ऑलरेडी आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं। तो मॉडल पेपर से आप डायरेक्टली देखेंगे, परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का दूसरा पेपर जो आपका होता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका ये लाइव मॉडल पेपर आपको देखने के लिए मिल रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर की तरह ही इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं इसमें आपके टोटल 15। तो चलिए पहले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगा ये पीडीएफ फाइल आप कहाँ से और कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपनी परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित की गई थी? ठीक है, ये आपको बताना है। क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई थी, या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 9वीं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो संचालित की गई थी वो आपकी 9वीं पंचवर्षीय परियोजना में संचालित की गई थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो संचालित की गई वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संचालित की गई। ठीक है, इसके साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 में हुई थी? ठीक है, इनमें से कौन सी योजना है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी? क्या सर्व शिक्षा अभियान की स्टार्टिंग हुई थी? क्या पोषाहार वितरण योजना, इसको आप एमडीएम भी बोल देते हैं, पोषाहार वितरण योजना को एमडीएम, मिड डे मील। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपका राष्ट्रीय साक्षरता योजना। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता योजना है ये। ठीक, इसके अलावा चौथा है डीपीईपी। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो इनमें से कौन सी योजना जो है जिसकी स्टार्टिंग 15 अगस्त 1995 में हुई थी? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, पोषाहार वितरण योजना। पोषाहार वितरण योजना यानी कि एमडीएम, मिड डे मील की स्टार्टिंग कब से हुई थी? 15 अगस्त 1995 से। ये क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, आपसे आंसर लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले भी मैंने आपको बता दी, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैंने आपको जानकारी दे दी है। और जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। आगे भी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पर लाइव देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों इसी के साथ तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया था? पहले ये जो शिक्षा थी, जो एजुकेशन सब्जेक्ट था, विषय था, ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को ही विषय, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, और जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत होते हैं। पहले शिक्षा क्या था? पहले शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत आता था। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि कब इस विषय को यानी कि शिक्षा को कब राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में जो भी विषय डाले जाते हैं, ठीक है, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है। तो आपसे यही पूछा गया कि ये जो शिक्षा, जो एजुकेशन है, इसे कब राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया? आपके सामने 3 ऑप्शन है, 1970 में, क्या 1975 में, क्या 1976 में, या फिर 1980 में। तो दोस्तों इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो शिक्षा थी इसे समवर्ती सूची में स्थान दे दिया गया। राज्य सूची से निकाल दिया गया और राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में इसे डाल दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसे बोलते हैं आप इंग्लिश में एनसीटीई। ठीक है, एनसीटीई। एक चीज़ और यहाँ पर बता दें, एनसीटी की जो स्थापना है वो 17 अगस्त, कब? 17 अगस्त 1995। आप ये भी ध्यान रखेंगे अगर आपसे स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अगस्त 1995। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मैं चीज़ अभी बता दे रहा हूँ, बाद में आप ये ना कहिए कि पता नहीं था। तो यहाँ पर पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर? एनसीटी का मुख्यालय बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसे यहाँ पर फुल फॉर्म होती है एनसीटी की, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसका जो मुख्यालय क्या हैदराबाद में, क्या न्यू दिल्ली में, क्या कोलकाता में, या इलाहाबाद में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक, इसके साथ आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, शिक्षा आयोग जो था 1964-66 वाला, इसके अध्यक्ष कौन थे? और इस शिक्षा आयोग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको बता देना। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, 2 है ऑप्शन श्री एम.टी. व्यास, या सी ऑप्शन श्री डी.एस. कोठारी, चौथा ऑप्शन डॉक्टर ताराचंद। ठीक है, डी ऑप्शन आपका
ताराचंद। ठीक, तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूंगा, इस आयोग को जो 1964-66 में बनाया गया था शिक्षा आयोग, इसे अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है कोठारी आयोग के नाम से। किस नाम से? कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री DS कोठारी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अगर प्रीवियस PYQ सीरीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराए जाने आपको, वो क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो चैनल पर जाकर तुरंत देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की PYQ सीरीज लगातार आपको दे रहे हैं हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगातार परीक्षाओं में पेपर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, हमारे देश में, हमारे इंडिया देश में, ठीक है, हमारे भारत देश में संविधान कब लागू किया गया था? तो ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये तो बच्चे को पता होगा। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, हलवा क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो उसी तरह से मॉडल पेपर हमने आपके लिए यहाँ पर बना दिया ताकि आप ये ना कहें कि सब हाई फाई वाले क्वेश्चन ही डाल दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कई बार क्वेश्चन पेपर में हलवा क्वेश्चन यानी कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बच्चे को पता होता है। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 7, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका उद्देश्य क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, स्कूल भवन का निर्माण करना, क्या खेलकूद का निर्माण करना, या फिर परीक्षा कराना, या फिर प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये भी आपने पढ़ा ही होगा। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसकी स्टार्टिंग आपको पता ही होगा 1987 से की गई थी, और इसका प्रावधान 1986 की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद 1987 से इसकी स्टार्टिंग की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो होता है प्राइमरी स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, प्राइमरी स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ाना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 8 है। प्रश्न संख्या 8 में आपको क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? तो दोस्तों इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन 2002 से 2002 में, या सन 2004-05 में, या सन 2004-06 में, या सन 2005-06 में। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है, ये कब स्टार्ट की गई थी? ये आपकी स्टार्ट की गई थी सन 2004-05 में। ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2004-05 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना की स्टार्टिंग की गई थी, यानी कि शुरुआत की गई थी। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, ग्राम शिक्षा समिति यानी कि जो गांव में शिक्षा कमेटी बनाई जाती है एजुकेशन से जुड़े मामलों के लिए, ठीक है, उस कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं, यानी कि कुल कितने मेंबर होते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे, और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये ऑप्शन आपका 7 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, या फिर इनमें से कोई नंबर नहीं है जो मेंबरों की संख्या होती है। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल आपके 5 मेंबर होते हैं। कितने? 5 मेंबर होते हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। और इसका जो यहाँ पर अध्यक्ष होता है, ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है ग्राम प्रधान। ये भी आपको ध्यान रखना, कौन? ग्राम प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, कौन? ग्राम प्रधान। गांव के जो प्रधान जी होते हैं वो ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। उसमें टोटल प्रधान जी को लगाकर यानी कि जो अध्यक्ष को लगाकर टोटल 5 मेंबर इसमें हो जाते हैं। ठीक, इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, डाइट। डाइट को आप जानते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर कॉलेज होता है DLED प्रशिक्षण के लिए, BTC प्रशिक्षण के लिए, या सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए। बहुत सारे कार्य होते हैं डाइट में। तो डाइट का कार्य पूछा गया, तो क्या BTC प्रशिक्षण होता है इसमें, या सेवारत प्रशिक्षण होता है, या फिर विशिष्ट BTC प्रशिक्षण होता है, या फिर उपयुक्त सभी? ठीक है, तो इस सवाल का आपका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डाइट के ये सारे कार्य। BTC का प्रशिक्षण भी इसमें दिया जाता है। BTC को ही वर्तमान समय में आप पता ही है DLED बोलते हैं। 2016 से 16 तक इसे BTC बोलते थे। 2016 के बाद 2017 से इसका नाम DLED कर दिया। तो यहाँ पर DLED यानी कि BTC का प्रशिक्षण होता है। सेवा में जो अभी अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, जो अध्यापक इस समय वर्तमान में सर्विस में, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है समय समय पर। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेशल BTC कोर्स होते हैं उनका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे में तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी आप लगाएंगे, क्योंकि तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी में कहा गया कि तीनों ही कार्य होते हैं डाइट में। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 11। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, इस अधिनियम को पारित कब हुआ था और ये अधिनियम लागू कब हुआ था? ये अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से
लागू हुआ था इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ये अधिनियम पारित कब हुआ था ये आपको बताना। क्या 2009 में पारित हुआ था, क्या 2008 में, क्या 2010 में, क्या 2002 में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये सन 2009 में पारित हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी प्रत्येक कंडीशन में, सभी कैटेगरी सभी वर्गों के छात्रों के लिए एजुकेशन निःशुल्क रहेगी। क्लास 1 to 8 क्लास तक इसकी एजुकेशन निःशुल्क रहेगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, ये अधिनियम पारित हुआ 2009 में। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? और इसी सिद्धांत को आप निस्यंदन का सिद्धांत भी बोल देते हैं। निस्यंदन का सिद्धांत, ये भी आपको ध्यान रखना है, निस्यंदन का सिद्धांत या फिर छनाई का सिद्धांत, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, परीक्षा में आप ध्यान रखें, निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत। तो छनाई का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? क्या विलियम वुड ने दिया था, क्या लॉर्ड मैकाले ने दिया था, क्या लॉर्ड काजन ने दिया था, या फिर माइकल सैडलर ने दिया था? ये देना है आपको, बता। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो छनाई का सिद्धांत है, निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, ये लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल का आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ाना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? ठीक है, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो यूपी का बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसका गठन यानी कि इसकी बुनियाद कब पड़ी थी, इसका गठन कब हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या 1972 में, क्या 1986 में, क्या 2002 में, या 1964 में? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया सन 1972। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 1972 में। ठीक, इसके साथ आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इसमें आपसे पूछा गया शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? जो शिक्षा जो एजुकेशन है, इस बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, इस बारे में जो एजुकेशन है वो संविधान की किस अनुसूची में रखी गई है? तो यहाँ पर जो एजुकेशन है वो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में, कैसी समवर्ती सूची में, और समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी होता है। अभी कुछ देर पहले ही ऊपर मैंने आपको बताया, पहले जो शिक्षा थी वो केवल राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, जिस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसके बाद आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, इसी में देख लीजिए पूरा मॉडल पेपर आपको मिलेगा, आप जाइएगा नहीं कहीं पर भी, पूरा मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। और इस मॉडल पेपर से बाद में आप देख लीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मॉडल पेपर से ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, प्रश्न संख्या 15, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था? जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? और बताना है आपको, क्या मार्च 1992 में, क्या अप्रैल 1992 में, क्या जनवरी 1986 में, क्या अप्रैल 1994 में? तो दोस्तों इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मार्च 1992 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी का जो गठन था वो किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। पीडीएफ फाइल आपको यानी कि ये पूरा मॉडल पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप तुरंत अभी जाएंगे तो अभी तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ देर के बाद मिलेगा। इसलिए आप इस मॉडल पेपर को यहाँ पर पहले पूरा पढ़कर जाइए, उसके बाद ही मिलेगा। ठीक है, पहले पूरा पढ़कर जाइए, ठीक है, क्लास को पूरा देखकर जाइए, उसके बाद ही मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये पेपर ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है प्रत्येक प्रश्न अति लघु उत्तरीय वाला। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम आपको बता देना है। किन्हीं 4, ठीक है, किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बता दे रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो लघु औजार किट दिए जाते हैं, दूसरा होता है आपका गणित किट, मैथ के लिए किट होती है, मैथ सिखाने के लिए बच्चों को। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड दिया जाता है, ठीक है, जिसके नाम पर ही इसका नाम भी है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। इसके अलावा शिक्षक उपकरण भी दिए जाते हैं शिक्षकों के लिए, ठीक है, जिसमें पुस्तकें वगैरह हो गई या और कोई चीज़, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। SOPT प्रश्न संख्या 17 अगला प्रश्न SOPT, ठीक है, SOPT का पूरा नाम यहाँ पर आपको लिख देना। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो ये होता है आपका स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स, ठीक है, जिसे हिंदी में आप बोल देते हैं प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। इसे आप लिख लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा, 1-2 बार लिख कर याद कर लीजिएगा तो आसानी से ये याद हो जाएगा। अगर 1-2 बार आप लिखेंगे नहीं तो थोड़ा भूल भी सकते हैं, इसलिए आप लिख कर 1-2 बार ट्राई कीजिएगा तो ये मन में आपके बैठ जाएगा। आपने देखा ही होगा जब भी हम किसी चीज़ को लिखते हैं, ठीक है, जब भी कॉपी पर हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो ज़्यादा समय तक हमारे मन में यहाँ पर बैठी हुई रहती है। ठीक है, तो 1-2 बार इसे आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ बताया गया है
प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, इंग्लिश में आप देखेंगे तो हो जाएगा ये स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी और ये किसने की थी, फटाफट यहाँ पर आपको बता देना। तो कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल सकता है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी, तो वहां पर आपको ऑप्शन में लगाना है 1781। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके साथ आपके अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या आपका 19 है। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है, यानी कि अनुच्छेद 21A में क्या चीज़ बताई गई है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत क्या मूल अधिकार है प्राप्त, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य शिक्षा का जो मूल अधिकार है वो बताया गया है संविधान में। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, ठीक है, बिना भेदभाव के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे भले से वो विकलांग हो, कैसे भी हो, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री दी जाएगी एजुकेशन, और ये जो एजुकेशन देना अनिवार्य होगी यानी कि जरूरी होगी। ठीक है, तो ये बताया गया अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 आपका प्रश्न संख्या 20 है, मैं काले। ठीक है, मैं काले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था, ये यहाँ पर आपको बताना। तो मैं काले ने अपना जो विवरण पत्र था वो 2 फरवरी 1935 को प्रस्तुत किया था, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 21 है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते हैं, ठीक है, इसमें जो मॉनिटरिंग होती है वो किस तरह से होती है, किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइट प्राचार्य, जो डाइट के प्राचार्य होते हैं, ठीक है, जो डाइट गवर्नमेंट कॉलेज होता है डीएलएड प्रशिक्षण के लिए, उसके जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है, जिला शिक्षा कमेटी, उसके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। कौन सी स्कूलों की, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। ठीक है, और इनमें जो पढ़ाई होती है वो 6, 7 और 8 क्लास की छात्राओं के लिए ये जो विद्यालय हैं वो संचालित किए जाते हैं, और इन छात्रों की एज होती है वो 11 से 14 वर्ष तक होती है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप ही ना सोचिए कि ऐसे ही हम लिख रहे हैं, ये चीज़ें बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए अलग से लिखकर आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, इसलिए इसे आप ध्यान रखें। इन स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो बालिकाओं के लिए होती है। ठीक है, शैक्षिक रूप से पिछड़े एरिया में इन स्कूलों को संचालित किया जाता है, और यहाँ पर 6, 7 क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 इन कक्षाओं में पढ़ाई कराई जाती है केवल बालिकाओं के लिए, और इन बालिकाओं की जो एज होती है वो 11 से 14 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या यहाँ पर 21 हो गया आपका। ठीक है, बता दिया आपको, जो डाइट प्राचार्य होते हैं उनकी अध्यक्षता में जिला लेवल पर एक कमेटी गठित की जाती है, जिसके द्वारा इन विद्यालयों की मॉनिटरिंग यानी कि देखभाल की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने। प्रश्न संख्या 22 है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देख लें। यहाँ पर अपव्यय क्या होता है, अपव्यय से हमारा तात्पर्य है कि प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही किसी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया प्राइमरी स्कूल में, अब वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन को पूरी किए बिना ही शिक्षा के किसी भी स्तर से विद्यालय छोड़ देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आप अपव्यय, यानी कि शिक्षा में अपव्यय हुआ। बालक ने शिक्षा को कंप्लीट नहीं किया, प्राइमरी एजुकेशन को उसने नहीं किया और बीच में ही वो शिक्षा को छोड़कर चला गया, यानी कि स्कूल छोड़कर चला गया, तो उसे हम अपव्यय बोल देते हैं। अब अगर अवरोधन की बात करें तो अवरोधन किसे बोलेंगे, बच्चों का एक ही कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। कोई बच्चा मान लीजिए 2nd क्लास में, और अगर वो फेल होता है तो और उसी क्लास में 2 बार से आ जाता है, या अगर वो पढ़ाई छोड़ता है और 2 बार से उसी क्लास में एडमिशन लेता है, तो एक ही क्लास में जब वो बच्चा बार बार पढ़ाई करता है तो उसे हम बोलते हैं अवरोधन। वो क्या कहलाता है, आपका अवरोधन। दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आपसे केवल एक ही डेफिनेशन पूछ ले परीक्षा में, हो सकता है अपव्यय वाली डेफिनेशन पूछी जाए या फिर अवरोधन वाली डेफिनेशन पूछी जाए। दोनों ही आपको ध्यान रखना है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे इग्नू। ठीक है, इग्नू, ठीक है, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वो 20 सितंबर 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, और ये दिल्ली में, ये भी आपको ध्यान रखना, कहाँ, दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है। ठीक है,
तो इसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 में हुई थी। ठीक, अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ाएं। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, प्रथम चरण में डीपीपी देश के किन राज्यों में लागू हुई थी, आपको बताना है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ये फर्स्ट स्टेज में किन किन राज्यों में लागू हुआ था, ये मध्य प्रदेश में, असम में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु और केरल में। यहाँ पर देख सकते होंगे डीपीपी के प्रथम चरण के अंतर्गत चयनित देश भर के 7 राज्य थे वो थे मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। इन राज्यों के कुल 42 जनपदों में प्रथम चरण में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे डीपीपी बोलते हैं ये शुरू किया गया था। कितने, इन 7 राज्यों के 42 जनपदों में ये जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था वो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था फर्स्ट फेज में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 25, यशपाल कमेटी की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी का उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो प्रोफेसर यशपाल कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी का आखिर उद्देश्य क्या था, तो अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना था। ठीक है, बहुत सारे स्कूलों में देखा जाता है मोटी मोटी किताबें छोटे बच्चों को दी जाती हैं, तो उस स्कूली बोझ को कम करना था, यानी कि स्कूलों में जो किताबें जाती हैं उन्हें ज़्यादा किताबें देने के लिए मना की गई थी। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर छोटे बच्चों के पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए कमेटी जो थी वो गठित की गई थी। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 से आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा विचारों को जो महत्व है वो दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ाएं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 27 है। प्रश्न संख्या 27, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हंटर कमीशन, ध्यान रखना आपको, हंटर आयोग या हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किसे, 1882 का जो भारतीय शिक्षा आयोग था इसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 28 है, बालक और बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं, तो बालक और बालिकाओं के अधिकारों का जब हनन होता है, ठीक है, तो उसे आप बाल श्रम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे आप, बाल श्रम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, किसे वो क्या बोलते हैं, जब बालक बालिकाओं का किसी के भी बालक या बालिका हैं, ठीक है, बालक या बालिकाएं जो भी हैं, छात्र छात्रा हैं, उनके जो भी अधिकार हैं, ठीक है, उनका जब हनन होता है तो उसे हम बाल श्रम बोल देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 सीमेट कहाँ पर है, तो ये आपका इलाहाबाद में। सीमेट कहाँ पर आपका, ये इलाहाबाद में, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 30, SCERT का पूरा नाम लिख दीजिए, SCERT। ठीक है, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इंग्लिश में आपसे ये बोल देते हैं, लेकिन आपको हिंदी में ही लिखना है यहाँ पर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपको खुद से स्वयं देख लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन के अगर आंसर यहाँ पर दिखाए जाएंगे, पढ़कर बताए जाएंगे, तो क्लास और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इससे आपको अपने स्तर से देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख। तो इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख सकते होंगे। ठीक है, ये PDF फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से जाकर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहाँ से इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। और ये आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 10 प्रश्न होते हैं ये। ठीक, तो इन्हें आप देख लीजिए। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर आपको कराए गए उनके यहाँ पर जो आप देख सकते होंगे ये आंसर की भी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो पूरी आंसर की भी इसमें आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा और भी जितनी सब्जेक्ट हैं आपके साइंस, मैथ, ठीक है, सोशल स्टडीज, सारे मॉडल पेपर आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाएंगे इसी चैनल पर। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।